जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो बहुत चतुर होते हैं और बहुत ज्यादा जाल बुनते हैं, वो अक्सर जाल में फंस जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विपक्षी दलों के धुरंधर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बुरा घेर लिया और अब उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए अमित शाह साहब, जो गृह मंत्री हैं, वो लोकसभा में अपनी बात कहते हुए गाली गलौज पे उतर आए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की निशानी होती है कि संसद भवन के अंदर कोई गाली गलौज करने लगे। चार धुरंधरों ने अपोजिशन के भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से घेर लिया है। पहला जो सबसे पहले घेराव हुआ उनका, वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। कैसे किया? जो जाल बुना था भारतीय जनता पार्टी ने, उस जाल में खुद फंस गई। आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत चुनाव घोषित होने से पहले मोबाइल बांट रहे थे। उसको चुनाव आयोग ने कहते हुए कि कोई भी पहले से भी चलती हुई स्कीम को जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद उसके वितरण पे रोक लगा दी जाती है, उस पर वितरण पे रोक लगा दी थी। यही काम जगन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश में किया गया था, यही काम बिजू जनता दल के साथ उड़ीसा में किया गया था। लेकिन बिहार के अंदर करने से पहले उन्होंने नियमों में एक परिवर्तन कर दिया। आजकल चुनाव आयोग नियमों में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के हित में करता है। उन्होंने नियमों में परिवर्तन कर दिया कि अगर कोई पुरानी चलती हुई स्कीम को आप आचार संहिता लागू होने के बाद भी लागू रखना चाहते हैं, तो आपको चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। और यह बताया गया एक डिबेट के अंदर एलजेपीआर के प्रवक्ता द्वारा कि साहब, हमने अनुमति ले ली थी चुनाव आयोग से। और यह कार्यक्रम न्यूज 24 के अंदर हो रहा था, गरिमा सिंह के कार्यक्रम में। जब गरिमा सिंह ने पूछा कि ये बताइए, चुनाव घोषित कब हुए, आपने एप्लीकेशन कब दी चुनाव आयोग से अनुमति लेने की, और चुनाव आयोग ने अनुमति कब दी, तो हड़बड़ा गए, वो सूचना नहीं दे पाए। और ये भी प्रश्न उठा कि वो स्टेट चुनाव आयोग ने अनुमति दी या सेंट्रल चुनाव आयोग ने अनुमति दी, और अनुमति पैसा बंटने के पहले दी या बंटने के बाद दी। खैर, वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इसी प्रपंच के अंदर अब चुनाव आयोग फंस गया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि बिहार के अंदर अगर आपने ये अनुमति दे दी, इसका मतलब अगर कोई भी राज्य सरकार अगर चुनाव आयोग से ये अनुमति मांगती है कि साहब, ये पहले चलती हुई स्कीम है और इस स्कीम के अंदर हम जनता के हित में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, नारी सशक्तिकरण में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, और अगर बिहार में अनुमति मिल सकती है तो ये बंगाल में भी मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए, बंगाल के अंदर चुनाव घोषित होने के 1 महीने पहले ममता दीदी ये निर्णय ले लेती हैं कि बंगाल की अगर बंगाल में ममता दीदी 20,000 रुपए हर महिला को दे देंगी, तो इसके दो दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। पहला तो यह कि हर महिला को जब 20,000 रुपए मिलेंगे, तो बिहार की तरह महिलाएं लाइन लगाकर ममता दीदी के लिए वोट करेंगी। बिहार के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए वोट किया, और बंगाल के अंदर वो ममता दीदी के लिए करेंगी, और क्लीन स्वीप हो जाएगी और पूरा मामला निबट जाएगा। वही तमिलनाडु में स्टालिन करेंगे, और वही जिस प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो करेगी। अच्छा, इसके एक और परिणाम है। अगर मान लीजिए स्टेट के पास पैसा ना भी हो और वो 20,000 रुपए महिलाओं को दे दे, तो या पहले दे दे और कहे कि बाकी बाद में देंगे, जैसे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिया, और बाकी ये कहा गया कि 1,90,000 रुपए और दिए जाएंगे, लेकिन बाकी महिलाओं को नहीं दिया। लेकिन उसमें जिन महिलाओं को मिल गया, उन्होंने बाकी को कन्विंस किया कि देखो, हमें मिल गया, तुम्हें भी मिल जाएगा। तो उससे सारी महिलाएं, करीब 3.5 करोड़ महिलाएं बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट कराएं। यही स्थिति बंगाल के अंदर होगी। तो ममता दीदी अगर जीत गई, जिसकी संभावना पूरी हो जाएगी इस परिवर्तन के बाद, तो बिहार में जैसे बाकी 1,90,000 रुपया महिलाएं जिनको 10,000 मिले थे, मिलने की कोई संभावना नहीं है, और बाकी जो महिलाएं छूट गई थी, जिनको 10,000 रुपए नहीं मिले थे, उनको भी मिलने की संभावना नहीं है। और अगर अपोजिशन की सरकार आ गई, जिसकी संभावना बहुत कम है बंगाल के अंदर, क्योंकि इसी कारण से, तो उसे मानी बात है कि वो बाकी पैसा जो भी शेष बचेगा देना पड़ेगा, वरना ममता दीदी सड़क पे उतर आएंगी।
तो अब मानी बात है कि जो भी राज्य सरकार है वो इस प्रकार से पैसे बांटेगी और चुनाव लूटेगी, और चुनाव आयोग अगर पैसा देने की अनुमति देने से इनकार करेगा तो ममता दीदी के पास, बंगाल की जनता के पास जाने का ये मौका होगा कि देखिए बिहार की महिलाओं को तो इन्होंने पैसा देने दिया और बंगाल की महिलाओं को नहीं दे रहे, तो बंगालियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और एक बंगाली भावना भड़केगी और ममता बनर्जी और ज्यादा क्लीन स्वीप कर जाएंगी। तो ममता बनर्जी को तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र दे दिया, जिसका उपयोग मुझे लगता है कि ममता दीदी अवश्य करेंगी, और वहां पे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ममता बनर्जी ने बुरी तरह से घेरा, दूसरा संसद के अंदर राहुल गांधी ने घेरा। राहुल गांधी ने मूल रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि किसी प्रकार से वंदे मातरम को मुद्दा बना के उस पर डिस्कशन करा के बंगाल के इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में चेंज किया जाए। अच्छा, अपोजिशन चाहता था एसआईआर पे डिस्कशन हो, एसआईआर पे डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हम एसआईआर पे डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम चुनाव सुधार पे डिस्कशन कर सकते हैं, और विपक्षियों की तरफ एक पासा फेंका कि चुनाव सुधार पे बात कर लीजिए। तो वंदे मातरम पे आप हम बात करना चाहते हैं, चुनाव सुधार पे आप बात कर लीजिए, दोनों डिस्कशंस हो जाएंगे। अच्छा, ये अपोजिशन पार्टी ने इस बात को मान लिया। अच्छा, वंदे मातरम पे जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी इस मुद्दे से मुसलमानों को आइसोलेट कर देंगे, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना देंगे, वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी पे पड़ गया। वहां पे जैसे बाकी वक्ताओं ने और संजय सिंह ने विशेष तौर पर राज्यसभा के अंदर पूरे मामले उठाए कि किस तरह से वंदे मातरम तो कांग्रेसियों ने कहा था, ये नारा तो कांग्रेसी लगाते थे और लाठी खाते थे और जेल जाते थे, और आरएसएस वाले तो वंदे मातरम का नारा इन्होंने कभी लगाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि 4 ऐसे नाम बता दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जिन्होंने वंदे मातरम कहने पे लाठी खाई हो। उन्होंने ये भी नाम बताया कि जिन लोगों ने तिरंगा फहराया था, आरएसएस से संबद्ध लोगों ने, उन 3 पे केस दर्ज कर दिया था आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, और यह राज्यसभा में संजय सिंह ने पूरी तरह से घेर लिया। तो वंदे मातरम का जो एक मुद्दा फायदे के लिए उठाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी फंस गई। राहुल गांधी ने जो कहा, जब चुनाव सुधार की बात की, तो अब ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस उन्होंने उठा दिए। पहला उन्होंने उठाया कि ये बताइए, कोई भी हिंदुस्तान का आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर 3 व्यक्ति की सिलेक्शन कमेटी है और उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर अपोजिशन होते हैं और सीजीआई होते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि ऐसा हो, तो उसमें कानून में संशोधन करके आपने मिनिस्टर ऑफ द चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्यों किया, सीजीआई को क्यों बाहर किया? मानी बात है कि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर आदमी जो भी न्याय व्यवस्था में विश्वास रखता है, लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखता है, उसको सीजीआई पे भरोसा तो है, राजनीतिक दलों में उतना ज्यादा भरोसा नहीं। अच्छा, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनको कानूनी परिधि से बाहर क्यों किया, और अगर चुनाव सुधार करना है तो इनको भी जवाब देना चाहिए और इनको भी हर चीज का जवाब देना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति इस तरह से इम्यून नहीं है, प्रधानमंत्री इम्यून नहीं है, कोई भी इम्यून देश के अंदर नहीं, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्यों हैं? साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को ये पता होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को पता होना चाहिए कि अगर वो ये सोच रहे हैं उन पे इस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी सरकार आएगी, हम कानून बदल देंगे और उसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को अंदर कर देंगे, तो बचेंगे नहीं वो। अच्छा, एक प्रकार से उन्होंने मैसेज भी दे दिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को। इसके बाद तीसरा प्रश्न ये उठा कि सीसीटीवी फुटेज देने से चुनाव आयोग ने कानून में परिवर्तन क्यों किया? पहले कानून यह था कि सीसीटीवी फुटेज होगी और अपोजिशन वाले अगर कोर्ट में पैसा जमा कराएंगे, अगर आपत्ति करेंगे तो उनको सीसीटीवी फुटेज दे दी जाएगी। अच्छा, ये कानून था। अच्छा, उन्हें अब ये चले गए अपोजिशन वाले, जहां पे इलेक्शन हारे थे वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाए। 45 दिन के अंदर होना था, चलिए वो 45 दिन के अंदर नहीं भी हुआ तो, लेकिन हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये जब निर्णय ले लिया और ये कहा चुनाव आयोग को कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए और पेश कीजिए, जिससे पता चल सके कि वहां पे कोई फिजिकली जो बूथ थे उन पे कैप्चर तो नहीं हुआ था और जबरदस्ती वोट तो नहीं डलवाए गए थे, और उस समय तक ये सारे सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग के पास मौजूद थे। तो चुनाव आयोग ने किस इंटेंशन से कानून बदला और ये कहा कि नहीं 45 दिन के बाद इनको नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने जाके हाई कोर्ट में कहा कि हमने तो
कानून बदल दिया है और उस कानून के तहत हमने सारे सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर दिया है। अब मानी बात है, ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं जो राहुल गांधी ने उठाए कि पहली बात तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने बाहर क्यों किया, दूसरा ये कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्यून क्यों किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और तीसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज जबकि हाईकोर्ट का निर्णय था और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आपने नियम बदल के फुटेज को नष्ट कर दिया, इसका बने चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो राहुल गांधी ने इस तरह से घेरा, संजय सिंह ने उस तरह से घेरा, ममता बनर्जी ने बिहार का एग्जाम्पल लेके वो बंगाल के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और वो टीएमसी ज्वाइन करने के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि उनको समझ गया है कि जो पासा उन्होंने बिहार के अंदर डाला था वो बिहार के अंदर का पासा बंगाल के अंदर उल्टा पड़ रहा है। अच्छा, चौथा बार जो किया वो चंद्रशेखर ने किया, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के दलित नेता हैं और एकमात्र अपनी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है वो जो ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में दलितों और पिछड़ों के बीच में यह मैसेज चला गया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है और 400 सीटें मिलने पे मनुस्मृति ले आएगी और संविधान को बदल देगी, वो मैसेज एसआईआर के माध्यम से और सीजीआई को हटाने से और सीसीटीवी फुटेज हटाने से और ये सारी करने से दलित और ओबीसी में मैसेज चला गया है कि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दलित और ओबीसी को सत्ता में बैठने से रोकना चाहते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वो कहते हैं जो काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे कि ये मनुस्मृति या सवर्ण लोग जो है वो हमारे रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो एसआईआर के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के इन स्टेप से ये मैसेज अब बहुत बुरी तरह से चला गया। और चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में लोग जितनी भी गड़बड़ी कर लें एसआईआर में, कितने भी नाम कटवा लें, लेकिन ये मैसेज हैज गॉन लाउड एंड क्लियर टू ओबीसीज एंड शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब दैट जो भी नाम बचेंगे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को सारी गुंडागर्दी के बावजूद, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद वोट नहीं मिलने वाले। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी फिर वही स्थिति ये लोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग वाले जो उन्होंने बिहार में किया था, ये आधार कार्ड को आधार नहीं मान रहे हैं, जबकि आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। अच्छा, जब घुसपैठिए के लिए अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि क्या आप चाहते हैं घुसपैठिया डिसाइड करें कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन हो और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, तो ये भी एक प्रश्न अपोजिशन की तरफ से उठा कि अगर घुसपैठिए को नहीं बनाना चाहिए और आप घुसपैठियों की वजह से एसआईआर करा रहे थे, तो आप ये बताइए घुसपैठिए बिहार में मिले कितने आपको? अच्छा, ये काम त्रिपुरा में आप नहीं करा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या आसाम में आप एसआईआर नहीं कराएं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में एसआईआर जो है ज्यादा करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आधार कार्ड को अब आधार नहीं मान रहे हैं। तो जो चौतरफा एक आघात हुआ है और जिस प्रकार से अमित शाह फ्रस्ट्रेटेड होकर वो गाली गलौज पे उतर आए पार्लियामेंट में, जो नॉर्मली अमित शाह बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और नॉर्मली अपना ही डजंट लूज हिज टेम्पर एंड कूल, वो जिस प्रकार से हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने गाली गलौज की और बाद में कहा कि सभापति महोदय इसको उससे निकाल दीजिए। लेकिन जो अब लोकसभा संसद के रिकॉर्ड में राहुल गांधी की कही हुई चीजें, संजय गांधी की कही हुई चीजें और बाकी अपोजिशन के जितने नेता हैं, चाहे वो अपने आसाम के गोगोई साहब हों या बाकी एनसीपी शरद पवार की हों, ये जितने नेताओं के वो हैं वो सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ गए हैं और इतने वैलिड क्वेश्चंस उठा दिए हैं संजय सिंह ने, राहुल गांधी ने, चंद्रशेखर ने। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो आपने किया है, अब इसका प्रभाव हर प्रदेश के अंदर होगा। तो एक स्थिति यह बन जाएगी कि प्रदेश के अंदर जिसकी भी सरकार है वो सरकार बनी रहेगी और आगे आने वाले चुनाव में ज्यादातर चुनाव ऐसी जगह हैं जो अपोजिशन रूल्ड हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फल भुगतना पड़ेगा। वरना बाद में फिर वो जो अगर मान लीजिए ये सरकारें आई और बिहार के अंदर जैसे 1,90,000 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं को नहीं दिया जा रहा और बाकी बची हुई करीब करीब 2 करोड़ महिलाओं को 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि बिहार बंगाल आपस में जुड़े हुए हैं और बिहार में दिया जाए महिलाओं को और बंगाल में देने से चुनाव आयोग रोके तो चुनाव आयोग भी जवाबदेही नहीं हो पाएगा और बंगाली कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतुआ समाज के ऊपर एसआईआर का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर पता चल रहा है कि ज्यादातर वोट जो एसआईआर में कट रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों के कर रहे हैं जहां पे भारतीय जनता, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फर्जी वोट बनवाए थे वो कट रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी को चंद्रशेखर के कहने पे अखिलेश यादव द्वारा जो पीडीए के लोगों को उन्होंने हर क्षेत्र में लगाया हुआ है, और जिस प्रकार से अर्बन क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोटर डलाए थे, तो एसआईआर उनकी उल्टी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से राहुल गांधी ने, संजय सिंह ने और चंद्रशेखर ने और ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। अब देखते हैं चक्रव्यूह का आनंद क्या आएगा, और असली मुद्दा यह है कि 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में जो मीटिंग होगी उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, और तब ये हम लोग निर्णय ले सकेंगे कि ये लड़ाई हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की हम सफल होंगे या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।